आज के समाचार पत्र में रॉबर्ट मैली, जिन्होंने 2015 के ईरान परमाणु समझौते के लिए वार्ता का नेतृत्व किया, युद्ध को समझने में मदद करते हैं। चूंकि अमेरिका और इजरायल ने 2 सप्ताह पहले पहली बार ईरान पर हमला किया था, इसलिए घटनाओं को बनाए रखने के लिए यह एक हाथापाई रही है। एक सर्वोच्च नेता की मौत, उनके उत्तराधिकारी के बारे में अटकलें, तेल की कीमतों में वृद्धि से लेकर दोहा और दुबई जैसे एक समय सुरक्षित शहरों में ड्रोन की बारिश तक वैश्विक प्रभाव, दुनिया ने शायद ही कभी इतना अस्थिर महसूस किया हो। असुरक्षा की भावना को बढ़ाना ईरान से आने वाली सटीक जानकारी की कमी है। देश में पत्रकार बहुत कम हैं, और अली खामेनेई और उनके वरिष्ठ लेफ्टिनेंटों की हत्या की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार के पास जो कुछ बचा है वह बिखरा हुआ है। संघर्ष को समझने की कोशिश करने के लिए आज का समाचार पत्र रॉबर्ट मैली के साथ है, जो बिडेन प्रशासन में ईरान के लिए अमेरिका के विशेष दूत और 2015 के ईरान परमाणु समझौते पर प्रमुख वार्ताकार हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में पहले कार्यकाल के दौरान रद्द कर दिया गया था। जब रॉबर्ट मैली ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद के तहत संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर बातचीत की, तो ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों का सामान्यीकरण कभी भी करीब नहीं लगा था। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को कम करने, परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, संवर्धन को 3.67% शुद्धता, 90% या उससे अधिक के हथियार ग्रेड सीमा से नीचे तक सीमित करने, अपने द्वारा संचालित किए जा सकने वाले सेंट्रीफ्यूज की संख्या में कटौती करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा बढ़े हुए निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। बदले में, देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा और ईरान की वैश्विक तेल बाजार तक पूरी पहुंच होगी। मैली बिडेन के तहत अपने ईरानी समकक्षों के साथ बातचीत की मेज पर लौट आए, लेकिन प्रगति हमेशा रुकी रही। मैली कहते हैं, हमारी बड़ी समस्याओं में से एक यह थी कि हर बार हमें ईरानियों से यह संदेश मिलता था कि हमारे पास क्या गारंटी है कि बिडेन का उत्तराधिकारी इसे फाड़ने वाला नहीं है। हम कहेंगे, कोई नहीं। या तो आप इसके लिए जाते हैं या आप नहीं करते हैं। पिछले 2 हफ्तों के हमलों से पहले नए सिरे से बातचीत चल रही थी। वास्तव में यह एक कारण हो सकता है कि अमेरिका और इजरायल को पता था कि ईरानी नेतृत्व कहाँ स्थित है, और मैली को वास्तविक उम्मीद थी कि कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत से लोग ईरानियों से कह रहे थे, ट्रंप के अहंकार के लिए खेलो। राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात करें। एक बैठक करें। कहो कि तुम सबसे अच्छे हो। यह अब तक का सबसे अच्छा सौदा है, मैली कहते हैं। अंततः मैली का मानना है कि भले ही कोई सौदा हो, ट्रंप का अविश्वास शायद बहुत अधिक था। हो सकता है कि सर्वोच्च नेता ने बस इतना कहा हो, नहीं, हम उस व्यक्ति के सामने घुटने नहीं टेकने जा रहे हैं जिसने कासिम सुलेमानी को मार डाला था, जिसने हम पर बमबारी की थी। जब यह आता है कि अब क्या हो रहा है और अमेरिका आगे क्या योजना बना रहा है, तो मैली स्वीकार करते हैं कि वह इस क्षेत्र में अपने दशकों के काम करने के बावजूद जवाब देने के लिए सबसे योग्य नहीं हो सकते हैं। मध्य पूर्व में एक विशेषज्ञ होने के नाते यह सब बहुत मदद नहीं करता है, वे कहते हैं। यह ट्रंप के मनोविज्ञान पर एक विशेषज्ञ होने में मदद करता है, और मैं स्वीकार करता हूं कि जब यह आता है तो मैं एक वास्तविक शौकिया हूं। मैंने उससे उम्मीद नहीं की होगी कि उसने क्या किया। मैं कोशिश कर रहा हूं, पीछे मुड़कर इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। वह ट्रंप के पहले कार्यकाल के सुरागों की पहचान करते हैं, जैसे कि इजरायल में अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करना और गाजा में इजरायल की युद्ध, और पिछले साल ईरानी सैन्य स्थलों पर बमबारी के लिए इस शब्द का समर्थन। शायद यह सिर्फ एक तार्किक अगला कदम है। मैली जिस एस्केलेटरी पथ की पहचान करता है, वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में दूसरों ने चेतावनी दी है। इराक युद्ध के दिग्गज डेमोक्रेटिक कांग्रेसी पैट रयान ने इस सप्ताह पॉड सेव अमेरिका के एक एपिसोड में कहा कि यह इराक और अफगानिस्तान को कुछ हद तक प्रतिध्वनित करता है, लेकिन याद रखें कि वियतनाम ने इस धीमी गति से शुरू किया था। हमें एक कदम उठाने की जरूरत है, और फिर हर बार अधिक से अधिक अमेरिकियों को भेजा जाता है। और हर समय ट्रंप के पास लोग उनके कान में फुसफुसाते हैं और अधिक के लिए जोर दे रहे हैं। वह खुद को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखता है, मैली कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर वह ऐसे राष्ट्रपति हो सकते हैं जिनकी निगरानी में 1 नहीं, 2 नहीं,
बल्कि 3 पारंपरिक रूप से अमेरिका विरोधी शासन अमेरिका के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं, कल वेनेजुएला, आज ईरान, शायद कल क्यूबा। मुझे यकीन है कि नेतन्याहू जैसे लोगों ने वास्तव में इस छवि को खिलाया है, जो वह कर सकता था जो उनके पूर्ववर्तियों में से किसी ने नहीं किया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेरणाएं कितनी भी अनजानी क्यों न हों, मध्य पूर्व और संभवतः दुनिया का भविष्य अब ट्रंप के साथ है। यह एक संभावना नहीं है जिसका मैली स्वागत करता है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अनैतिकता एक तरह से अथाह है। यह अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है और यह पहली बार है जब हम उसे वास्तव में अमेरिकी शक्ति के उपकरणों के साथ लगभग उनकी सीमा तक खेलते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा, वेनेजुएला में उन्होंने जो किया उस पर उन्हें बहुत गर्व था, लेकिन यह अमेरिकी शक्ति को अधिकतम तक पहुंचाना नहीं था। अब कुछ भी संभव है। मुझे नहीं पता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि नागरिक हताहतों के लिए, बुनियादी ढांचे के नुकसान के लिए या दीर्घकालिक परिणाम के लिए कोई सम्मान नहीं होगा। यदि ट्रंप प्रशासन की प्रेरणाएं अस्पष्ट लगती हैं, तो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की प्रेरणाएं मैली के लिए अधिक पारदर्शी लगती हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए प्राथमिक खतरे के रूप में जो कुछ भी देखते हैं, उसे बाहर निकालने की अपनी इच्छा को छिपाया नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की आडंबरपूर्ण कार्रवाई करने के लिए कवर और समर्थन का आनंद नहीं लिया है। जब ट्रंप चुने गए थे, तो हमने इन सभी रिपोर्टों को सुना था कि ट्रंप नेतन्याहू से कैसे नफरत करते हैं, मैली कहते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब मुझे याद है कि अमेरिका और इजरायल ने खुले तौर पर युद्ध के हाथ और दस्ताने में प्रवेश किया था। यह नाटकीय रूप से गणना को बदल देता है कि अब क्या होता है और आगे क्या हो सकता है। मैली कहते हैं, हर अनुभव में जो मैं या तो हिस्सा था या मैंने देखा, अमेरिका द्वारा इजरायल को हाथ की लंबाई पर रखने की इच्छा थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह अरब दुनिया के खिलाफ इजरायली अमेरिकी साजिश की तरह दिखे। यह राष्ट्रपति इनमें से बहुत से रूढ़िवादियों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। निश्चित रूप से एक कहावत जो ट्रंप के नए व्हाइट हाउस स्टेट बॉलरूम के प्रवेश द्वार के ऊपर सोने में उभरा होने के योग्य है जब यह पूरा हो जाता है। और जबकि नेतन्याहू का अंतिम खेल स्थायी रूप से अस्थिर ईरान बनाने में निहित हो सकता है, वे जहां तक हो सके खंडित करना, अस्थिर करना, ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, यहां तक कि अराजकता, गृह युद्ध की कीमत पर भी। एक लंबा संघर्ष और खंडित ईरान ट्रंप या अमेरिका के अनुकूल नहीं हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमत के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और नवंबर के मध्यावधि में रिपब्लिकन चुनावी अवसरों के लिए तत्काल खतरा है, और इसने इस क्षेत्र में पहले से विश्वसनीय अमेरिकी सहयोगियों के विश्वास को हिला दिया है। वास्तव में एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच हैं, मैली कहते हैं। मुझे यकीन है कि उनमें से कई इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका को इस स्थिति में रखने से बेहद परेशान हैं। खाड़ी के अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से वे अभी भी चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, भले ही वे ईरान द्वारा असाधारण रूप से धोखा महसूस करते हैं। मज़े की बात यह है कि मैली को नहीं लगता कि इससे खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच कड़ी मेहनत से जीते गए संबंधों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अमेरिका उनका बचाव करने के मामले में विशेष रूप से विश्वसनीय साबित नहीं हुआ है। ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में वर्षों के निवेश का भी भुगतान नहीं किया गया है, और वे निश्चित रूप से इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ईरान फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वे जहां हैं वहीं फंस गए हैं, एक अविश्वसनीय अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं और विशेष रूप से सामान्य ईरान के साथ सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मान लिया था कि इजरायली अमेरिकी योजना का एक हिस्सा ईरान को खोदने की कोशिश करने के लिए विशेष बलों को भेजना था, मैली मानते हैं। उन्होंने कहा, अगर राष्ट्रपति की जीत के लिए अली खामेनेई को मारना पर्याप्त नहीं है तो मुझे लगता है कि 400 किलोग्राम वजन कम करना उनकी बाहर निकलने की योजना हो सकती है। मैं शारीरिक रूप से नहीं जानता कि यह कितना संभव है।